बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग था, जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग में जो हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, आज हम उसको कवर करते हैं। आगे हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो एक्टिवेटिंग है और कौन से ग्रुप्स जो है वो डीएक्टिवेटिंग है। तो अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें, तो नाइट्रोबेंजीन में अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पढ़े तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो नाइट्रो ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो रिंग को क्या कर देगा, रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा और क्या होगा कि रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह जो नाइट्रो ग्रुप है, अगर हम उसका इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस तरह वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। उसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखें नाइट्रो ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है जब NO2 बॉन्ड बनता है, जब NO2 ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज जो आ गया है, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हाईली अनफेवरेबल होता है। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आए तो वो हाईली क्या होता है, अनफेवरेबल। इसी वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने की वजह से वो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा और रिंग में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग में रेजोनेट करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो दोनों इफेक्ट में, रेजोनेंस में भी और इंडक्टिव इफेक्ट में भी रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखें तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करता है। दूसरी साइड पे अगर हम इसका रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो उसमें भी नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हाईली अनफेवरेबल होता है। उस वजह से ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा और रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे डिक्रीज हो गई है। तो ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। इस तरह जो नाइट्रो ग्रुप है अपने दोनों इफेक्ट की वजह से रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कि ये दोनों इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। नहीं तो हमने पहले जितनी भी एग्जांपल पढ़ी थी उसमें अगर इंडक्टिव इफेक्ट में रिंग डीएक्टिवेट हो रही है तो रेजोनेंस इफेक्ट में रिंग एक्टिवेट होती थी, या फिर अगर इंडक्टिव इफेक्ट में डीएक्टिवेट करता है रिंग को वो सब्स्टिट्यूएंट, तो रेजोनेंस इफेक्ट में वही सब्स्टिट्यूएंट रिंग को एक्टिवेट करता था। लेकिन नाइट्रो ग्रुप जो है वो दोनों इफेक्ट्स के थ्रू रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट। इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब रिंग डीएक्टिवेट होगी, नाइट्रो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। अब हम हैलोजेंस पे आते हैं। तो हैलोजन में अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, अगर हम क्लोरो ग्रुप जो है बेंजीन पे लगाएं तो वो क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरीन जो है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये भी क्लोरीन भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ही क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। तो इस वजह से ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा और रिंग की रिएक्टिविटी को, एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो क्लोरीन भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। उसकी अगर हम दूसरी साइड पे क्लोरीन का जो है, अगर हम इसका रेजोनेंस इफेक्ट देखें क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे जो लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पे जो अनशेयर्ड पेयर या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। अब इसका हम केस पढ़ते हैं कि क्लोरोबेंजीन में फिर कौन सा जो, जैसे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब हमने फिनोल पे OH ग्रुप लगाया था, तो बेंजीन रिंग पे जब हमने OH ग्रुप लगाया और वो फिनोल बनी, तो हमने देखा कि उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, जो ऑक्सीजन एटम था, वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करता था और रिंग को डीएक्टिवेट करता था। लेकिन जब हमने वो उसी का ही रेजोनेंस इफेक्ट पड़ा तो हमने देखा कि उसमें जो ऑक्सीजन पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जब रिंग में रेजोनेट करते हैं, तो हमने जब उसका नेट रिजल्ट निकाला तो हमने यही कहा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर था इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो हमने देखा कि जो OH है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है, जब हमने उसका नेट रिजल्ट देखा। लेकिन क्लोरोबेंजीन में, इन केस ऑफ हैलोजेंस में, ये उसका उल्ट है। इसमें अब हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर है देन रेजोनेंस इफेक्ट पे, क्योंकि हैलोजेंस जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
था। इन केस ऑफ हैलोजन्स में अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है ओवर रेजोनेंस इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट। अगर हम इसमें देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इतना हाईली ऑपरेट नहीं करेगा जितना इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, क्योंकि इसमें दोनों जो इफेक्ट है वो इक्वली क्या वो मतलब दोनों इफेक्ट जो थे वो तकरीबन हम कह सकते हैं वो इक्वल थे, उन दोनों का इक्वल इफेक्ट था। तो इस वजह से जब हमने देखा तो हमने कहा कि इन दोनों का इफेक्ट इक्वल है, लेकिन थ्रू स्टडी से पता चला कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कम है, इसलिए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा देन रेजोनेंस इफेक्ट पे। तो क्लोरीन फिर नेट रिजल्ट निकालें तो क्लोरीन जो है वो डीएक्टिवेट करेगी रिंग को एंड मेक इट रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन। कि क्लोरोबेंजीन जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है देन रेजोनेंस इफेक्ट पे। लेकिन हमने जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया था बेंजीन रिंग के ऊपर, जब हमने फिनोल में देखा उस केस में हमने कहा कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हाई नहीं बल्कि उसका रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो नेट हमने रिजल्ट यही निकाला कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन इन केस ऑफ हैलोजेंस हमने कहा कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन रेजोनेंस है। तो इंडक्टिवली ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से जो क्लोरोबेंजीन है उसका अगर नेट रिजल्ट देखें तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। इस वजह से जो इसका अगर हम क्लोरोबेंजीन का किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू सिंपल बेंजीन से। इसी वजह से जो क्लोरोबेंजीन है अगर उसकी हम नाइट्रेशन करवाएं तो वो 30 टाइम्स स्लोअर होती है देन बेंजीन, क्योंकि अब इस पे बेंजीन पे ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ गया है जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। इसी वजह से क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन 30 टाइम्स स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। अगर हम सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं तो वो फास्टर होगी और अगर क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं तो वो स्लोअर होगी। तो ये आपने बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ हैलोजेंस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर है देन रेजोनेंस इफेक्ट से। कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो इसमें इंडक्टिवली वो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू वो अपने लोन पेयर रिंग में रेजोनेट करवा रहा था। उसके लोन पेयर रिंग में जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में रेजोनेट कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ओवर रेजोनेंस इफेक्ट के। इसी वजह से आपने इसको फिनोल के साथ जो है वो उसमें मिक्स नहीं करना। फिनोल में जो रेजोनेंस इफेक्ट था जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि फिनोल में जो रेजोनेंस इफेक्ट था वो स्ट्रॉन्गर था और इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो स्ट्रॉन्गर नहीं था, वो वीक था। तो हमने कहा कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस वजह से हमने जब नेट रिजल्ट निकाला तो हमने कहा कि उसके जो लोन पेयर रिंग में रेजोनेट करते हैं तो वो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा रिंग पे, तो रिंग की रिएक्टिविटी को इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन की हैलोजेंस की बात करें तो उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन रेजोनेंस इफेक्ट के। तो इसका जो नेट रिजल्ट निकाला तो हमने कहा कि इसमें जो क्लोरोबेंजीन है, जो क्लोरीन ग्रुप है, वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है और इसको स्लोअर करता है इसके रिएक्शन को, अगर हम इसको सिंपल बेंजीन से कंपेयर करें। उसके बाद हम देखते हैं कि the reactivity of substituted benzene in electrophilic substituted reaction can also be compared on the basis of stability of erinium ion। कि हमने जितने भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखी अब हम उसमें देखते हैं कि किस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को। कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी और रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। तो अब हम रीजन पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है, कि किस तरह जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है बेंजीन पे वो किस तरह उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें किस तरह, उसमें जब इंटरमीडिएट जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन पे और एक पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक पेयर को निकाल लेता है, तो उसमें जब एरिनियम आयन बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है एरिनियम आयन, उसकी स्टेबिलिटी से हम इसको कंपेयर करके
पढ़ सकते हैं कि किस तरह जो ये सब्स्टिट्यूटेड, ये हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करते हैं तो ये फिर किस तरह ये इफेक्ट करता है एरोमेटिक रिंग की स्टेबिलिटी को, कि रिंग को एक्टिवेट करेगा या फिर रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें जो इंटरमीडिएट एरिनियम आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी से हम कंपेयर करके बताएंगे कि अब किस तरह दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो जो है किस तरह जो है वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करते हैं। तो चलिए देखिए अब इसमें मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट मोर इजीली इट इज फॉर्म। अब देखिए जितना एरिनियम आयन अगर स्टेबल होगा तो उतनी जल्दी से उसकी फॉर्मेशन होगी, उतनी जल्दी वो बनेगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता तो वो फिर इजीली जो है वो उस फॉर्म में नहीं आता जिस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वो उतना इजीली उसकी फॉर्मेशन होगी, कि जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना इजीली वो फॉर्म होगा। तो इस लाइन को देखिए, द सब्स्टिट्यूएंट दैट स्टेबलाइज द एरिनियम आयन। अब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो वो रिंग के जो है रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा वो रिएक्टिविटी ऑफ रिंग को इंक्रीज करेगा। और ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो क्या करेगा, एरिनियम आयन को डीस्टेबलाइज करेगा, वो रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो इस तरह हम जो इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग है उसको हम इस तरह जो है वो एरिनियम आयन के साथ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट एरिनियम आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी के साथ कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। तो देखिए जितना स्टेबलाइज होगा एरिनियम आयन, जब हम ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे जो एरिनियम आयन को स्टेबल करेगा तो रिंग की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो एरिनियम आयन को डीस्टेबलाइज करेगा तो रिंग की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह सब्स्टिट्यूएंट जो है वो स्टेबलाइज करेंगे एरिनियम आयन को और किस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डीस्टेबलाइज करेंगे एरिनियम आयन को। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो एरिनियम आयन है, जो एरिनियम आयन को किस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट्स है या वो एक्टिवेट करते हैं या फिर वो डीएक्टिवेट करते हैं, क्या किस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक्टिवेट करेंगे या फिर डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एरिनियम आयन की। डिपेंड करता है कि ऑर्डर पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच है या फिर मेटा पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। लेकिन इन सब स्ट्रक्चर्स में देखें एरिनियम आयन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इन सब स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि किस तरह सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं एरोमेटिक रिंग की स्टेबिलिटी को या फिर उसकी रिएक्टिविटी को। तो इस अब देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा और एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा। कैसे, बाय डिस्पर्सिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को वो डिस्पर्स करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को वो डिस्पर्स कर देगा। और रिंग की इस तरह जो एरिनियम आयन है वो स्टेबल होगा और जितना एरिनियम आयन स्टेबल होगा उतनी जल्दी उसकी फॉर्मेशन होगी। कि जितना जो इंटरमीडिएट होता है या वो जितना स्टेबल होता है उतनी जल्दी उसकी फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो स्टेबलाइज होता है। इसीलिए जो एरिनियम आयन है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को, इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को डिस्पर्स कर देगा और इजीली जो है एरिनियम आयन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और एरिनियम आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे, रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। और किस तरह इंक्रीज करेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो रिंग को डोनेट करेंगे और रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी और रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, एरिनियम आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और इस तरह अगर दूसरे हम ग्रुप्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में जो ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो एरिनियम आयन क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटेंस हो जाएगा, वो इंटेंसिफाइंग कर देंगे उसके पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंटेंस हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, वो रिंग को डीस्टेबलाइज कर देंगे बाय इंटेंसिफाइंग इट्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो ऑलरेडी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एरिनियम आयन जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा
और जो रिंग की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह हम एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी को देख के बताते हैं कि किस तरह सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो वो एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी को देख के हमने बताया कि किस तरह सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ रिंग को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो वो ये सारा प्रोसेस था, ये मैकेनिज्म था जिसकी वजह से हम बताते थे कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो वो इस वजह से था एरिनियम आयन की वजह से कि एरिनियम आयन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करता है जब एरिनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह डोनेटिंग ग्रुप्स इसके पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव कैरेक्टर जो इस पे चार्ज आया है वो इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। किस तरह के वो क्या करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, उसके वो पॉजिटिव कैरेक्टर को क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, डिस्पर्स करेंगे उसके पॉजिटिव चार्ज को, तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और इस तरह जो विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो डिस्टेबलाइज करते हैं, किस तरह, बाय इंटेंसिफाइंग इट्स पॉजिटिव चार्ज, के उसके पॉजिटिव कैरेक्टर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। अब हम देखते हैं some substituents activate the ring and some deactivates the ring। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास जो CH3 मिथाइल ग्रुप था वो दोनों इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा था। उसके बाद हमने नाइट्रो ग्रुप देखा, तो नाइट्रो ग्रुप दोनों इफेक्ट से, इंडक्टिवली भी और रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी रिंग को डीएक्टिवेट करता है। इस तरह हमने मिथाइल ग्रुप भी पढ़ा, नाइट्रो ग्रुप भी पढ़ा। उसके बाद हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ा। जब हमने फिनोल की बात की तो हमने देखा कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता था, लेकिन मेसोमेरिकली या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके। तो हमने देखा कि उसमें जो नेट इफेक्ट आया था वो यही था कि उसका जो उसमें जो रेजोनेंस इफेक्ट था वो स्ट्रॉन्गर था देन इंडक्टिव इफेक्ट से। तो उसमें हमने कहा कि नेट रिजल्ट में हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस तरह हमने फिनोल में इन केस ऑफ हैलोजेंस में हमने देखा, उसमें अगर हम जब क्लोरोबेंजीन की बात की तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट से। तो उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो इंडक्टिवली वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो हमने देखा कि इन केस ऑफ हैलोजेंस में जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा ऑपरेट करता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट से। तो हमने हैलोजेंस में देखा कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल में हमने देखा कि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस तरह मिथाइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग था और नाइट्रो ग्रुप क्या था, हाईली डीएक्टिवेटिंग था कि वो दोनों इफेक्ट से रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था। तो इस तरह हमने क्या किया, हम नेट इफेक्ट्स देखे कुछ ग्रुप्स के ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग के। हमने कुछ ग्रुप्स के इफेक्ट देखे रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग पे। तो हमने क्या किया, एक चार्ट बना लिया, एक टेबल बना लिया और हमने समराइज कर लिया उन ग्रुप्स को कि कुछ ग्रुप्स जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग है, कुछ मॉडरेटली है, कुछ वीकली है, ऐसे ही कुछ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, कुछ मॉडरेटली है और कुछ वीकली डीएक्टिवेटिंग है। तो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया। सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के, जो स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं रिंग को वो कौन से थे, O नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। जैसे देखा ना हमने पीछे का हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जब नेट इफेक्ट निकाला तो वो क्या था, एक्टिवेटिंग ग्रुप था कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डोनेट कर रहा था। इस तरह NH2 अमाइनो ग्रुप था, NHR और NR2, ये सारे क्या है हमारे पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। उसके बाद अगर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स पे है तो वो OR है, OCOR है, NHCOR है, ये क्या है, मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं। और वीकली एक्टिवेटिंग कौन से थे, R ग्रुप्स और AR एराइल ग्रुप, ये क्या थे, ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। अब आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स पे। तो जो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो कौन से थे, X हैलोजन ग्रुप और CH2X। उसके बाद मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग कौन से हैं, CN ग्रुप है, उसके बाद C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड ग्रुप है, इस तरह COR है, CO2H है, SO3H है, CHX2 है और CONH2 है, ये क्या है, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेट करते हैं। इस तरह स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, सबसे पहले इसमें आएगा नाइट्रो ग्रुप। हमने पढ़ा था ना कि दोनों इफेक्ट से क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इंडक्टिवली भी और रेजोनेंस भी। तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। उसके बाद NH3 पॉजिटिव, NO3 पॉजिटिव और CX3, तो ये चारों ग्रुप्स क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। और इस तरह ये पांचों ग्रुप्स क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है।
तो इस तरह हमने देखा कि कुछ ग्रुप्स को हमने टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया कि उनके नेट इफेक्ट्स निकाल के कि कुछ किस तरह वो रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। तो हमने 6 क्लासेस बना ली, स्ट्रांगली, मॉडरेटली और वीकली एक्टिवेटिंग। इसी तरह वीकली, मॉडरेटली और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो हमने उनमें सारे ग्रुप्स को लिख दिया कि ये कुछ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, कुछ वीकली है, इस तरह कुछ मॉडरेटली है और बिल्कुल इसी तरह कुछ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, कुछ मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है और कुछ वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की स्ट्रक्चर को चेंज करें, मतलब उसमें कुछ और ग्रुप्स ऐड करें या कि उसके किसी ग्रुप्स के साथ उसकी सब्स्टिट्यूशन करवा दें, कि कोई और ग्रुप उसमें ऐड करवा दें, may alter its effect on reactivity of aromatic ring। तो वो एरोमेटिक रिंग पे उसके इफेक्ट को अल्टर कर देता है। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो रिंग की रिएक्टिविटी पर उसका जो इफेक्ट था उसको भी अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। कि अगर पहले वो एक्टिवेटिंग था तो वो डीएक्टिवेटिंग बन जाता है, या फिर अगर वो पहले डीएक्टिवेटिंग था तो वो एक्टिवेटिंग बन जाता है। तो देखते हैं एग्जांपल, हेलोजिनेशन ऑफ एक्टिवेटिंग मिथाइल ग्रुप। हमने देखा कि CH3 क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर हम CH3 मिथाइल ग्रुप की बात करें, उसके अगर हम हेलोजिनेशन करवा दें, उस पर अगर हम कोई भी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन कुछ भी अगर हम उस पर कोई भी हेलोजन उस पर ऐड करवाएं, इसकी हेलोजिनेशन करवा दें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। देखिए अगर CH3 मिथाइल ग्रुप था, कोई भी हेलोजन ऐड करवाई तो क्या बना, CH2X। तो देखिए CH2X किस कैटेगरी में हमारे पास आता है, ये देखिए ये CH2X, तो ये किस कैटेगरी में आता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। देखिए वैसे तो मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप था, लेकिन हम जब उसकी हेलोजिनेशन करवाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में, CH2X में, हाईली डीएक्टिवेटिंग। इसी तरह अगर हम उसकी मजीद सब्स्टिट्यूशन करवाएं, उसमें एक और हेलोजन ऐड करवा दे और वो CHX2 बन जाए, उसमें एक और हेलोजन जो है वो ऐड हो गई है, तो देखिए फिर वो किस कैटेगरी में आ जाता है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में। पहले जब एक हेलोजन ऐड हुई तो एक्टिव डीएक्टिवेटिंग, कौन सा, वीकली डीएक्टिवेटिंग। अगर 2 हेलोजन ऐड करवा देंगे तो वो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप में 3 हेलोजन ऐड करवा देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो इस तरह हम जब एक्टिवेटिंग ग्रुप की हेलोजिनेशन करवाएं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में। बिल्कुल इसी तरह देखिए जो हमारे पास टॉलुइन है, बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप। टॉलुइन जो है वो नाइट्रेटेड होता है 25 टाइम फास्टर देन बेंजीन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इस बेंजीन के बीच में भी हेलोजिनेशन करवाएं और टॉलुइन से क्या बना दे, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl ग्रुप, तो हमें पता है अब इस पे क्लोरो ग्रुप आ गया, ये रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑपरेट करता है। उसमें हमने देखा कि नेट इफेक्ट देखें तो जो हेलोजन है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। हेलोजन किसमें आती हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में। तो ये क्या होगा, फिर ये नाइट्रेटेड होगी स्लोअर देन बेंजीन, क्योंकि अब इसकी रिएक्टिविटी, रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम अमाइनो ग्रुप हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर इसकी एसाइलेशन करवा दें और इसको कन्वर्ट करें तो वो एसाइलेशन के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप NHCOR में। ये देखें ये है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप NHCOR। पहले ये क्या था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था अमाइनो। जब उसकी एसाइलेशन करवाई, C+O ग्रुप ऐड हुआ, इसाइलेशन के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, अमाइनो ग्रुप हमारे पास NH2 ग्रुप। इसकी अगर प्रोटोनेशन करवा दें और ये कन्वर्ट हो जाए NH3 पॉजिटिव में, तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में। देखिए अमाइनो ग्रुप NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप था, जब इसकी प्रोटोनेशन हुई और NH3 पॉजिटिव बना तो देखिए NH3 और N हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में। तो इस तरह हम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को अल्टर करके उनके जो इफेक्ट्स हैं एरोमेटिक रिंग पे वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं। तो ये इस तरह ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है कि किस तरह हम सब्स्टिट्यूएंट्स की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उनका जो रिंग पे इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के जो सिंपल चेंजेस है वो यूजफुल होते हैं इसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इन्वॉल्विंग एरोमेटिक कंपाउंड्स।
या जो हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसमें ये क्या है, बहुत यूजफुल है कि हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स की स्ट्रक्चर को अल्टर करके और स्ट्रक्चर को चेंज करके उसका जो एरोमेटिक रिंग पे इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो आज का हमारा टॉपिक था कि जो कुछ सब इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है।